नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बड़ा अजीब लगता है कि मोबाइल को देख कर के मैं कह रहा हूँ, कैमरे को देख कर के मैं कह रहा हूँ, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि जब किसी इंसान से फ़िज़िकली बात करिए, तो उसका फ्लेवर अलग होता है। ख़ैर, आज मैं बात करना चाहता हूँ, एक टॉपिक निकल के आया है, उसका मैंने नाम रखा है पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ बिकमिंग टू अटैच्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिचुअल फिगर और एनी इंडिविजुअल। कि जब आप किसी एक स्पिरिचुअल फिगर, कोई गुरु से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, या किसी इंसान से जो आपको बहुत गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, उसके साथ जब आप अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसमें क्या पिटफॉल्स हैं, उसमें क्या ख़तरे हैं। और ये बातचीत शुरू ऐसे हुई कि आज सुबह मुझे एक हमारे फ्रेंड हैं बेंगलोर से, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया, आचार्य प्रशांत टेक ऑन ओशो। उसमें काफ़ी लंबा आर्टिकल था। उसमें आचार्य प्रशांत ने अपना एक ओपिनियन दिया है ओशो के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल था। मैंने उसको 2 बार पढ़ा क्योंकि पढ़ने में अच्छा लग रहा था मुझे पुराने दिन याद आ गए, जब मैं दिन भर ओशो की बुक्स पढ़ा करता था। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आता था मुझे उनके कैसेट्स सुनने में। उस समय हम लोग कैसेट्स सुनते थे, ऑडियो कैसेट। बाद में जब यूट्यूब का ज़माना आया, तब तक मैं ओशो से काफ़ी दूर हट चुका था, क्योंकि मेरी अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और उस आर्टिकल में पूरा कंपाइल किया है, शुरुआत से लेकर के एंड तक। इनफैक्ट मैंने उसको सब हेडिंग में डिवाइड किया। उस आर्टिकल में सबसे पहले तो ओशो की अर्ली लाइफ, शुरुआत की लाइफ कैसे थे। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से निकले थे, और उनकी जर्नी में, मतलब जब वो स्पिरिचुअल टीचर बने तो वो सेल्फ मेड, जैसे नहीं कहते सेल्फ मेड बिलियनर, मिलियनर, अरबपति, ऐसे ही वो सेल्फ मेड स्पिरिचुअल गुरु बने। उसके बाद उस आर्टिकल में आगे लिखा है कि किताब उनकी कंपेनियन थी, किताबों से उन्होंने सब कुछ सीखा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक उनका आया राइज टू पॉपुलैरिटी, कि ओशो जब बहुत फेमस होना शुरू हुए तो उनकी जो सबसे पहली सबसे फेमस बुक थी वो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस थी, जो मेरी भी बहुत फेवरेट थी एक टाइम पर। और उससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने उनके बारे में अच्छा बुरा जो भी बोला। बट मुझे उस समय याद है कि मैं सन्यासी बनने को तैयार था। हालांकि तब तक ओशो जा चुके थे, दुनिया छोड़ के जा चुके थे, लेकिन जब मैंने ओशो की वो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस और उसके बाद और भी ढेर सारी, इनफैक्ट गीता की जो बुक पढ़ी थी, ओशो का गीता पर जो उन्होंने टॉक दिया था वो, और बुद्ध का धम्म पद पर, डायमंड सूत्रास पर जो टॉक दिया था, उन सबको मैंने जब पढ़ना शुरू किया और सुनना शुरू किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उनका, अगर वो होते तो मैं शिष्य बन जाता, और अगर वो नहीं है तो मैं जाकर के उनके आश्रम में डेडिकेट करूँगा। खैर, उसके बाद उस आर्टिकल में लिखा है कैसे वो पहले बॉम्बे में उन्होंने अपने एक फ़्लैट लेकर के लोगों को सिखाना पढ़ाना शुरू किया। और ये बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि उसके पहले तक लोग ऋषिकेश जैसी जगहों पर जाया करते थे अपना आश्रम बनाने के लिए, बट ओशो ने अपना बॉम्बे में अपना सबसे पहला बेस बनाया, फिर पूना में बेस बनाया, और फिर वो यूएस चले गए। और उसमें ओशो के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि ओशो ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। ओशो के आश्रम में औरतों को एक स्पेशल जगह मिली। और फाइनली आचार्य प्रशांत के हिसाब से ओशो जो हैं वो दुनिया के जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं उन सब में सबसे बड़े स्टार हैं, ब्राइटेस्ट स्टार लिखा था उस आर्टिकल में, वो सबसे महान है। उसको पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ उनसे। मैं अपने अंदर झांक रहा था कि मेरा क्या टेक है, मैं इसके साथ कितना अग्री करता हूँ। मैं 100% अग्री करता हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि ओशो ही सबसे महान स्पिरिचुअल स्टार थे, तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने सभी गुरुओं को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया और सबको अवार्ड दे रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिलता है ओशो को। इसमें और भी लोगों का जिक्र है, कृष्णमूर्ति का, बुद्ध का, निसर्ग दत्त का, रमण महर्षि का। बट ओवरऑल आचार्य प्रशांत के हिसाब से ओशो इज़ द बेस्ट। लेकिन उस पूरे आर्टिकल में जो मैं एक चीज़ मिसिंग पा रहा हूँ वो ये है कि हम कहाँ हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आप कृष्णमूर्ति से जाके मिलते हैं ना, तो आप कुछ देर के लिए शांत होकर चले आते हैं, आप अपने मन में देखना शुरू कर देते हैं। मेरे ऑलमोस्ट क्लास
MBBS सेकेंड ईयर में मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद ऑलमोस्ट 7 साल तक कंटिन्यूसली उनको पढ़ा और सुना। और इस बीच में कुछ भी करने का मन नहीं करता था, बस खाली उनकी किताबें पढ़ो, उनकी कैसेट सुनो। मेरे व्यवहार में बहुत चेंजेस आया था। मैंने रिवोल्ट कर दिया अपने घर में। मुझे हिम्मत चाहिए थी और ओशो से मुझे हिम्मत मिली, लेकिन वो रिवोल्ट किस हद तक सही थी मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ, बिकॉज वो रिवोल्ट मैंने खुद किया था या ओशो के शब्दों में आकर के किया था। आज अगर मुझे फिर से वापस उसी कंडीशन में जाना हो और मुझे रिवोल्ट करना पड़े तो मैं इसको और ज़्यादा अलग तरीके से करना चाहूँगा। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ पिटफॉल्स क्या हैं, क्योंकि हमारे ये जो मित्र हैं ये ओशो के फ़ैन नहीं हैं, ये हैं आचार्य प्रशांत के शिष्य कह लीजिए, फॉलोअर कह लीजिए। और जब मैं बैंगलोर जाया करता था तो शुरू में उनसे मैं 2-3 बार मिल के आया, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारी, लेकिन पिछले 2 बार से मैं अवॉइड करता था उनसे मिलना। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं, उसका नाम मैंने जानबूझ के रखा है पिटफॉल्स, पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ बिकमिंग टू अटैच्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिचुअल फिगर और एनी इंडिविजुअल। क्योंकि मैं और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत से लोग ओशो के साथ, और मुझे लगता है ओशो तो सबसे फेमस आदमी हैं, ओशो जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हमारी अपनी सोच डेवलप हो ही नहीं पाती। और इसीलिए हम अपने काम को छोड़ करके, जो हमको करना चाहिए, जो हमारी लाइफ का पर्पस है, उसको छोड़कर हम इन गुरुओं के काम में लग जाते हैं। मैंने जानबूझ के 2 बार अपने इस दोस्त को अवॉइड किया, बिकॉज जब भी मैं इनसे मिलता था तो ये आचार्य प्रशांत के बारे में बात करते थे कि गुरुजी ये कहते हैं, आचार्य जी ये कहते हैं, आचार्य जी। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, हम सब इस खतरे में ऐसे ही हैं जैसे एक हाईवे पर चलने वाली कार, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, और मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। ओशो, नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड पर्सन, और जब आप उनकी कहानियाँ, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो वो किसी सुपरहिट टीवी सीरीज़ से कम नहीं है। जैसे आजकल बिंज वॉचिंग करते हैं बच्चे, पता है ना बिंज वॉचिंग क्या होती है? कंटिन्यूसली बच्चे, हाँ, एक सीरीज़ उठाई, दूसरा सीरीज़ मालूम पड़ा 10-10, 12-12 घंटे देख रहे हैं उस एपिसोड को, क्योंकि उसमें एक एडिक्टिव फैक्टर होता है। और सेम फैक्टर दोस्तों है ओशो के अंदर में। जब आप उनको सुनना शुरू करते हैं तो सुनने का मन करता है, मन करता है, मन करता है, और फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते तो जा कर के उनके आश्रम में रह सकते हैं। ये उनके साथ था। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था और उस समय ओशो भी थे नहीं, बट फिर भी मैं एक दिन टोटल कर रहा था। ये मेरे MBBS के पहले की बात है। मैंने खर्च किए होंगे ओशो के ऊपर, उस समय मैं कमा नहीं रहा था, पिताजी के पैसे चुरा चुरा के, मोर देन 50,000, 50,000 से भी ज़्यादा मैंने ओशो के कैसेट्स में और उनकी किताबों में खर्च किया था, घर से लड़ाई कर करके। तो वो सही था कि गलत? मेरे हिसाब से वो गलत था। ज़रूरत थी, जैसे कोई आदमी बीमार होता है, परेशान होता है, उसको दवाई चाहिए, लेकिन नशा नहीं चाहिए, उसको इलाज चाहिए। मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे था, मुझे खुद को जानना था, सेल्फ को जानना था, और ओशो से जो मुझे मिलता था उसके कुछ खतरे मुझे हुए, और वही खतरे मैं देख रहा हूँ अब एक नई जनरेशन के गुरु के साथ आ रही है। चाहे वो आचार्य प्रशांत हो या कोई भी XYZ गुरु है, अगर आप उसको अपना गुरु मानते हैं और आप शिष्य हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत रेलेवेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ द सेल्फ। देखिए, ओशो को मैं बहुत एडमायर करता था, पता है, लेकिन उनकी कौन कौन सी चीज़ें एडमायरेबल लगती थी? एडमायरेबल, उनके पास ढेर सारा पैसा था, जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। उनकी मुंहफट होकर के बोलना, किसी से डरते नहीं थे। नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं थे, वो मुंहफट थे। ऑथेंटिक तो होता है कि जो सही है उस बोलना, सही बोलना। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी को, कोई मोटा है तो उसको मोटा बोल दूं, तो ऑथेंटिक है? मुंहफट है वो। जब आप किसी बंदे को, किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो आप उस आदमी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आप अपने बारे में कोई चीज़ है जो लैकिंग है, जो आप उसके अंदर देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
ओशो मेरे लिए प्रोजेक्शन ऑफ द सेल्फ थे। आज की जनरेशन में आचार्य प्रशांत और उसके जैसे बहुत से गुरुज हैं जो आइडियल हैं बच्चों के लिए। वो उनकी तरह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। हर आदमी की अपनी खुद की वैल्यूज़ होती हैं, उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। वो किस चीज़ में कमज़ोर है, वो कैसे अपने आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, या हर आदमी की अपनी खुद की एस्पिरेशंस होती हैं। हालांकि यंग एज में नहीं होती वो सब। यंग एज में तो खाली रहता है किसी तरह से हमको हमारे खर्चे निपट जाएं, एक दोस्त मिल जाए जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक यूनिक पर्सन हैं और आपका ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी वासनाएं ठीक ऐसी हैं जैसे आपकी उंगलियों के निशान, वो यूनिक हैं। लेकिन जब आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो तो ऐसे ही होता है जैसे कि आप एक फिल्म स्टार से इन्फ्लुएंस्ड हो। उसके ऐसे कपड़े पहनना, उसके ऐसा हेयर स्टाइल करना। मुझे याद है जब मैं कल्कि आश्रम में था तो उनके यहाँ ढेर सारे उनके शिष्य थे, उनको वो लोग दासास कहते थे, और वो सारे शिष्य कल्कि की तरह बाल झाड़ते थे, बीच में से मांग और साइड में। मैं करता था जब मैं छोटा था, तो अमिताभ बच्चन की तरह बाल झाड़ने की कोशिश करता था, उसकी तरह बोलने की कोशिश करता था, डायलॉग्स बोलता था। तो वो था क्या? वो था प्रोजेक्शन ऑफ द सेल्फ। हम सबकी ओरिजिनलिटी को हम ख़त्म कर देते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड या इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी एक फिगर से। हम प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, सब कॉन्शियसली नहीं, कि हमको ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है। तो ये खतरा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन आप बन नहीं सकते। ये ऐसा ही है जैसे कि एक अमरूद बोले कि मुझे आम बनना है, तो आम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो अमरूद भी खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है सरेंडरिंग ऑटोनॉमी। आप अपनी खुद की एक फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है, वो आप सरेंडर कर देते हैं जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो हमारा ब्रेन एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, सोचने वाला इंस्ट्रूमेंट, और बचपन से हमको विचार मिलते हैं स्कूल से और किताबों से। लेकिन पहली बार मैंने जब ओशो को सुना तो मैंने कृष्णमूर्ति के बारे में उन्हीं के मुंह से सुना था। वो खूब तारीफ कर रहे थे कृष्णमूर्ति की, और इतना अच्छे से उन्होंने बताया था कृष्णमूर्ति के बारे में कि मुझे कृष्णमूर्ति का पढ़ने का मन ही नहीं किया। नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। ओशो ने गुरु नानक के बारे में बोला, जैन के बारे में बोला। ऐसा कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं है पुराने ज़माने का जिसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला। बुद्ध के ऊपर तो बहुत बोला, लेकिन उनको सुनने के बाद मुझे कभी मन ही नहीं किया कि किसी और को सुनूं। तो ये है सरेंडरिंग ऑटोनॉमी। बाद में कई साल बाद जब मेरी लाइफ में जिनोगा आई, उसके कई साल बाद मैंने कृष्णमूर्ति को खुद डिस्कवर किया। मैं आश्रम गया था, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया था, और वहाँ पर छोटी सी बुक थी, और उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कृष्णमूर्ति को अपनी नज़रों से देखा। उसके पहले मैंने ओशो की नज़रों से कृष्णमूर्ति को देख रहा था। और सबसे बड़ा खतरा ये होता है जब आप किसी के साथ अपनी थिंकिंग सरेंडर कर देते हैं, तो आप खाली उससे गाइडेंस ले रहे हैं ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे अपनी चॉइसेस और डिसीजंस भी उसी के हिसाब से लेते हैं। ये तो सभी संस्थाओं में होता है, चाहे वो सदगुरु के यहाँ होता हो, चाहे रविशंकर जी के यहाँ होता हो। अगर आपके सामने कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी गुरु है तो आपको लगता है जो गुरु जी कहेंगे हम वही करेंगे। और उस कंडीशन में मैंने अपना खुद का 4-5 साल तक मुझे क्या करना था इसके ऊपर ध्यान ही नहीं किया। मैं किस काम को करके अपनी लाइफ को बिताना चाहता हूँ, मेरा करियर क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो ये सेकंड खतरा है, सरेंडरिंग ऑटोनॉमी, कि आप अपनी थिंकिंग ही किसी और को दे देते हो, वो आपके लिए चॉइसेस और आपके लिए डिसीजंस भी लेता है। थर्ड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो है प्रॉक्सी ब्रेन। प्रॉक्सी ब्रेन, प्रॉक्सी समझते हैं? हाँ, अटेंडेंस किसी और के लगाना। जब हम किसी गुरु की बातचीत सुनते हैं तो हमें उसे टूल की तरह यूज़ करना चाहिए। मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ, मैंने निसर्गदत्त को पढ़ा, रमण महर्षि को पढ़ा, एक और गुरु हैं नीम करोली बाबा, उनके पास तो ज़्यादा कुछ टीचिंग थी नहीं, रमण महर्षि को पढ़ा, हाँ उनको पढ़ा। एक बहुत से लोगों की बुक्स पढ़ी हैं। और वो सारी बुक्स मैं क्यों पढ़ता हूँ? सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, खुद को जानने के लिए, अपने अंदर में रिफ्लेक्ट करने के लिए। जब आप केवल एक आदमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो तो आप उस बंदे को ही यूज़ करते हो सोचने के लिए। अगर मान लीजिए
आप लोग मुझसे बहुत खाली इन्फ्लुएंस नहीं हो, आप मुझसे मेस्मराइज्ड हो, वाव फैक्टर में, जिसको फैन बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है फैंस को देखिए, उनके कपड़े उन्हीं की तरह होते हैं, अपने सेलिब्रिटी की तरह। बट यहाँ पर खतरा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपका जिसके आप फैन हैं, उससे खाली कपड़े कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप थॉट्स कॉपी कर रहे हैं, आप इमोशंस कॉपी कर रहे हैं, आप उसी की तरह बातचीत कर रहे हैं। अगर वो उसका रिलेशनशिप खराब है किसी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो आपका भी खराब होगा, बिकॉज आप उसको प्रॉक्सी ब्रेन की तरह यूज कर रहे हैं। आपको लगता है एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कॉपी कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं वो सही है। मुझे याद है ना, मैंने अपने पापा को बहुत बार बहस किया है। मेरा नेचर नहीं था बहस करने का, मुझे परेशानी भी हुई, मैं घर छोड़ के भाग गया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं सुनेंगे तो छोड़ के भाग जाओ। खैर, मुझे जो प्रॉब्लम हुई तो हुई, पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुई। आज मान लीजिए मैंने आचार्य प्रशांत को सुना और मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया कि शादी बेकार चीज़ है, और मैं कल डिसाइड करता हूं कि मुझे छोड़ना है, अपनी वाइफ को छोड़ना है, मुझे अपने बच्चों को छोड़ना है। तो वो डिसीजन मेरा है या आचार्य प्रशांत से इन्फ्लुएंस होकर के आया है? इसको बोलते हैं प्रॉक्सी ब्रेन, कि आप खुद नहीं सोचते। एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं कृष्णमूर्ति, दैट हमारा माइंड किसी चीज को देखता है और रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, हम लोग अभी जब तक वहां थे, एक हफ्ते पहले तक, तो हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ अलग था। आप लोग परेशान थे, हम लोग कम बातें कर रहे थे। यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो अपनी अंदर की चीज़ें आप शेयर भी कर रहे हैं। हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम देख ही नहीं पाते। जब आप किसी और के माइंड को यूज़ कर रहे हैं सोचने के लिए, तो आपको जो खुद दिख रहा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपका माइंड बोल रहा है अच्छा गुरुजी क्या करेंगे इसमें, उनके हिसाब से क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे बड़े पापा क्या करते, तो वो गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई सेंटर क्या करता है, इंटेलिजेंस क्या है, राइट क्या है, तो वो सही बात होती। और आप सारी टीचिंग्स को यूज करो, सारे गुरुओं को पढ़ो, बट वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने ब्रेन को और सही तरीके से समझने के लिए, नॉट टू यूज अदर पर्सन्स ब्रेन, प्रॉक्सी ब्रेन यूज करने के लिए नहीं। आज अगर मुझे वापस जाना हो 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो मैंने बहुत सी ऐसी डिसीजंस ली थी जो मुझे लगता है वो गलत है, निहायत गलत है। उस समय सही लगती थी। प्लॉट की बात खाली नहीं कर रहा हूँ, वो तो जमीन पैसे का है, उसमें तो सही बात ही है, वो तो बड़ा गलत था ही। मैं घर छोड़ के भागा 3 बार, वो गलत था। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की 2 बार, वो तो निहायत गलत है। एक फ़ोन ख़राब हो जाता है तो उसको आप खोल कर ठीक करते हैं, उसको हथौड़ा से नहीं मारते। जब मैं परेशान था तो मुझे अपने आप के ऊपर कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। मेरी पेरेंट्स से नहीं बन रही है तो मुझे उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को। लेकिन उस समय मैंने चूज़ क्या किया, मैं घर छोड़ के भागूंगा या मैं सुसाइड करूंगा। तो ये था प्रॉक्सी ब्रेन, सोच नहीं पाता, तो वो कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ करता है जो उसको लगता है सही था। ये गलत है। अगर आप अपने पेरेंट्स का भी प्रॉक्सी ब्रेन यूज कर रहे हैं कि पापा क्या करते, तो वो गलत है। फिर क्या होगा, अगर कल को आपके पापा आपसे नाराज हो जाते हैं तो आप अपाहिज हो जाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। या आपके मन में कोई ऐसी बात आई करने के लिए जो आपके पापा राजी नहीं होते हैं, तो आप परेशान हो जाओगे, आप स्प्लिट हो जाओगे। आपका आधा मन करेगा कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, पापा का मन है कि मैं एआई साइंटिस्ट बनूं। आपको हमेशा पूछना है कि मुझे क्या सही लगता है, मेरे इंटेलिजेंस को क्या सही लगता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में यह नहीं कहा कि अर्जुन मुझे सुनो, उन्होंने गुणों के बारे में बताया, आत्मन के बारे में बताया। अब समझिए, हमारे पास ब्रेन में एक आई सेंटर है, एक ई सेंटर है और एक एस सेंटर है। इंटेलिजेंस है, एक इमोशन है और एक सेक्सुअलिटी है। लेकिन खतरनाक चीज ये है कि ये अलग अलग नहीं होते। किसी का आई सेंटर डोमिनेटेड होता है ई द्वारा, मतलब वो सोचेगा भी कुछ तो इमोशन उसको जबरदस्ती वो सोचवाएगा जो उसका इमोशन चाहता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है और मुझे लगता है कि मुझे एक एप्पल का फ़ोन खरीदना है, वो 1.25 लाख का है। हाँ, लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं,
मैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आचार्य प्रशांत के यहाँ से मुझे एक बार कॉल आई थी कि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो गेस करिए उन्होंने मुझे क्या बोला, लोन ले लीजिए। लिटरली ही सेड दिस कि आप लोन लेकर के हमारे प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए, और उन्होंने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की। अब अगर मैं पुराना वाला आशीष शुक्ला होता जो ओशो से बहुत इन्फ्लुएंस था, और अब आचार्य प्रशांत, वो आचार्य रजनीश थे, ये आचार्य प्रशांत है, तो अपना घर बार बेच करके चला जाता, उनके पास रहता। ये तो रैशनल नहीं है ना, ये है प्रॉक्सी ब्रेन। इसलिए आपको कभी सोचना ही है ना कि मैं क्या करूं, तो आप ये पूछिए अपने आप से कि सही क्या है इसमें। नॉट सही अकॉर्डिंग टू पापा, सही अकॉर्डिंग टू दीदी, और हो सकता है आपका सही अलग हो, दीदी का सही अलग हो। दीदी को लगता है कि मुझे इलाहाबाद जाना है, तो वो उनका सही है। आपको लगता है मुझे इस समय गाना गाना है, तो वो आपका सही है। लेकिन पता है एक मैजिक होगा, जब आप ये बार बार पूछोगे सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है, तो अचानक से आपका आई सेंटर ज्यादा काम करेगा। बिकॉज जब तक आप पूछते नहीं हो ना, जैसे आप कहीं बहुत ठंडी है, बाहर बहुत ठंडी है और फिर भी हवा आ रही है, तो आप पूछोगे ना यार हवा कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है। ऐसे ही जब आप कंफ्यूज्ड हैं और आप पूछते हैं कि सही क्या है यार, इसमें सही क्या है, सही क्या है, तो आपको सोर्स दिख जाता है जहां से आपको सही चीज मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी तो अल्टीमेट क्वेश्चन है कि खाली सही नहीं, डेथलेस क्या है, अल्टीमेट पीसफुल क्या है, जिसको कोई सफरिंग नहीं होती वो क्या है। जब आप ये बार बार पूछते हैं, इनफैक्ट आई सेंटर उसी लिए बना ही है। लेकिन अब सोचिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे गुरुजी के हिसाब से सही क्या है। गुरुजी ने कहा हम एक मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें कि कम से कम 500 लोग आना चाहिए, और वो मूवमेंट है वीगन मूवमेंट, कि पूरी दुनिया को हमको वीगन बनाना है, क्योंकि इस धरती पर जानवरों को मारा जा रहा है, वो गलत है। और उस समय पर मेरा एग्ज़ाम है, लेट्स से मेडिकल का एग्ज़ाम है, एमबीबीएस का एग्ज़ाम है, या एग्ज़ाम नहीं भी है, मुझे ऑफिस जाना है या मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो उस समय अगर मैं ये पूछता हूँ मेरे गुरुजी के लिए सही क्या है, तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा, अपने बच्चे की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं अपना ऑफिस छोड़ दूंगा और जाऊंगा गुरुजी के मिशन के लिए काम करूंगा। लेकिन अगर मैं खुद से पूछता हूं कि सही क्या है, तो शायद कुछ और आंसर मिले। कोई और सही नहीं बता सकता। बट दिस इज वेरी डेंजरस ट्रैक। ये तो ऐसे जैसे आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन सामने वाले की गाड़ी को देख करके बोल रहे हैं अच्छा मुझे कहाँ जाना है, उसको वो बताएगा, क्योंकि वो मर्सिडीज है, मेरी तो मारुति है, और सामने वाले को मैं फॉलो कर रहा हूं। क्यों फॉलो कर रहा हूं? क्योंकि उसकी मर्सिडीज है, मेरी तो मारुति है। इसका मतलब मेरा ब्रेन सोच नहीं सकता, गुरुजी का ब्रेन सोच सकता है। तो सामने वाला चाहे कितना भी इंटेलिजेंट लगे, कितना भी इन्फ्लुएंशियल लगे, कितना भी समझदार लगे, आप उससे अपने आप को समझदार बनाने के लिए टूल की तरह यूज कर रहे हैं। आप उसके ब्रेन से मत सोचिए। नेक्स्ट पिटफॉल है अटैचमेंट रिस्क। ये बड़ा सिंपल है। ओवर अटैचमेंट कैन मेक अस ब्लाइंड टू द फ्लॉज और लिमिटेशन ऑफ द फिगर। मैं जब तक ओशो को पढ़ता था, उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड था कि उनकी कमियां कभी दिखी ही नहीं। वो रूड थे, दिखे ही नहीं। वो लापरवाह थे, पता है, उनको बिजनेस सेंस नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने इतना बड़ा आश्रम बनाया रजनीशपुरम में, और वो उसको चलाना चाहिए था उनको, बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी बैडली रन ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसलिए रमन महर्षि के आश्रम को ज़्यादा समझदार मानता हूँ, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन को ज़्यादा समझदार मानता हूँ कि उनके जाने के बाद भी धीमे धीमे लोग उसको ग्रो कर पा रहे हैं। एक तो ओशो को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने सबने बैन कर दिया। हाँ, लिटरली बैन कर दिया, बिकॉज उन्होंने बहुत ख़राब बातें बोली गवर्नमेंट के खिलाफ। जेल भी गए थे। लेकिन मैं ये सब चीज़ नहीं देख पाता था। मुझे लगता था वाह यार, ये कितना महान आदमी है, ये बिना डरे किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है। वो प्रेसिडेंट के बारे में बुरा बोलते थे, किसी के। देखिए, आप बुरा बोले ठीक है, लेकिन अगर आप रोड पर खड़े हैं और सामने ट्रक आ रहा है और खड़े ही हैं, तब तो आप मर ही जाएंगे। और वो बड़ा मोटिवेशनल बातें करते थे कि मंसूर को मार दिया लोगों ने, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, ऐसे ही मैं भी हूं। अगर जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ना पड़ा तो वो भी गलत है।
उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका होना चाहिए ना। जब आप किसी के साथ, आप मुझे देख रहे हैं, आप लोग, मैं आपका बड़े पापा हूँ, अगर आप मुझसे बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं तो मेरे अंदर में जो कमियां हैं आपको दिखेंगी नहीं और आप मुझे पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट ओशो के साथ ऐसा हुआ, उनके आश्रम में जो लोग काम करते थे उनको पॉइंट आउट करते थे कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन वो सुनी नहीं। ऐसा अक्सर होता है उन स्टार्टअप्स में या उन बिजनेसेस में जहाँ पर जो सीईओज होते हैं उनको लगता है हम ही सही हैं, और धीमे धीमे वो अपनी कंपनी को बैंक्रप्सी में ले जाते हैं, जैसे बायजूस के साथ हुआ। ये तभी होता है जब जो सबसे बड़ा बॉस है उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हमारे साथ क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर स्ट्रांगली अटैच्ड दैट पर्सन। कोई नाव डूब रही है तो आपको उसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अटैच्ड हैं तो बोलेंगे नहीं, मेरे गुरुजी मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, वो गलत करे तो मैं भी करूंगा। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ उस चक्कर में। नेक्स्ट रिस्क है पिटफॉल, सेल्फ रियलाइजेशन डिले। मैं चाहता था एनलाइटनमेंट। मेरी यात्रा चालू हुई थी 1997-98 में। सबसे पहले जो टीचर थे जिनको मैंने पढ़ा था वो ओशो ही थे, और उसके बाद कोई और टीचर पढ़ा नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर एक और बड़ा खतरा था, मुझे अपने करियर की भी चिंता नहीं थी। मुझे लगा मुझे स्कूल खोलना है, मुझे आश्रम बनाना है ओशो की तरह, और कभी ये कैलकुलेशन भी नहीं किया मैंने कि उसका खर्चा कितना आएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, छोटी छोटी चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ें। अरे भैया, अगर मुझे एक कटोरी हलवा बनाना है या मैगी बनाना है, हलवा तो छोड़ो, हलवा थोड़ा मुश्किल काम है, मैगी बनाना है, तो भी आप कैलकुलेट करते हो कि कितना पानी पड़ेगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया और मैंने छोड़ दिया, अपने करियर को छोड़ दिया, और मेरा सेल्फ रियलाइजेशन डिले होते गया। मेरा जो एनलाइटमेंट का टाइम था वो टलते गया। पता है हमको इनसाइट कहाँ से मिलती है? हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? इनसाइट अंदर से आता है। लेकिन मैं तो अंदर झांक ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे दूरबीन कौन थे? गुरुजी मेरे। और जब तक आप अंदर, अपने अंदर नहीं झांकेंगे अपनी आंखों से, तब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। बहुत से लोग हैं ऐसे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ओशो के बाद करीब 2 या 3 गुरुज थे जिनके साथ मैं अटैच्ड हुआ फिजिकली, बट बहुत जल्दी वहाँ से छट गया। जब मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे अपना आई सेंटर को ठीक करना है, फिर तो मुझे इनसाइट कहीं किसी और से चाहिए ही नहीं। इनफैक्ट ये ऐसा ही है जैसे कि अपने कान से सुनना और कोई और सुन करके मुझे इशारे करे। नहीं, बहुत बार होता है ना, कोई किसी से बात कर रहा है फोन पर, तो हम पूछते हैं क्या बात कर रहा है, तो आप उसको इशारे से बताते हैं ये बात कर रहा है। लेकिन जब आप उसका फोन खुद ले लेंगे और खुद सुनेंगे तो आप डायरेक्टली अपने कान से सुनते हैं। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम सेल्फ रिफ्लेक्शन, और वो अटक जाता है, डिले हो जाता है अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। आपकी आंखों में चकाचौंध है। मुझे लगता है 7 साल मेरे फंसे थे, 7 साल। बिकॉज ओशो कोई टीवी सीरीज तो थे नहीं कि 4-5 एपिसोड बना और ख़त्म हो गया, और वो कोई मीडिया की सीरीज, टीवी सीरीज इसलिए भी नहीं थे क्योंकि वो ज्ञान देते थे भाई। अगर आप कोई सीरीज देख रहे हो तो आप 4-5 एपिसोड, जैसे मैंने देखा है, मैंने प्रिजन ब्रेक देखा है, कई कई सीरीज देखे हैं, लेकिन ब्लैक मिरर देखा हो तो छोटा सा सीरीज है। मैंने बड़े बड़े सीरीज देखे, लेकिन सीरीज देखकर खत्म हो गया। वो इमोशनल टिकलिंग थी। बिग बैंग थ्योरी हमने देखा, बट वो तो इमोशंस के लिए टिकलिंग थी, एक तरह से गुदगुदी थी, उससे मेरा काम नहीं रुका। लेकिन जहां पर आपका नॉलेज किसी से मिलता है, आप वहां फंस सकते हैं। और स्पेशली पता है अगर आपकी समझ कम है, आपका आई सेंटर कम है, तब तो और ज़्यादा फंसते हैं। क्योंकि आपको आदत तो है नहीं कुछ पढ़ने की। जैसे ये तो मुझे जिनोगा आने के बाद में एक आदत पड़ी है पढ़ने की। मैंने इसलिए वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ना शुरू किया। टेक्नोलॉजी पे बुक्स पढ़ना, आजकल मैं एआई पे पढ़ रहा हूँ, एक हेल्थ पे पढ़ रहा हूँ। उससे मेरे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी समझने की। लेकिन अगर कोई आदमी है जिसको पढ़ना ही नहीं आता, ओशो ने खुद कहाँ से एनलाइटनमेंट लिया? बुक्स पढ़ के। और मैं, अगर मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे खाली ओशो की बुक्स पसंद है, तो मैं फंस जाऊंगा। जो आदमी पढ़ लिख नहीं सकता ना, वो फिर अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि नहीं ये सही है। नहीं समझे ना? देखिए,
मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ चैट जीपीटी इज़ बेटर देन गूगल सर्च। जब आप गूगल में जाते हैं तो क्या सर्च करते हैं? कुछ भी सर्च करते हैं। और चैट जीपीटी इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्च। पहले हम लोग गूगल में जाके सर्च करते थे, गूगल हमको एक साइट पे भेजता था, उस वेबसाइट पे हम सर्च करते थे। चैट जीपीटी क्या करता है? वो खुद खोज करके हमको बताता है, समझाता है। आप हैं पुराने आदमी, आप बोलते हैं मुझे चैट जीपीटी समझ में नहीं आता, और आप नहीं यूज़ करते। और धीमे धीमे दुनिया आगे 2 साल 3 साल 4 साल हो गई, अब गूगल लोग यूज़ नहीं करते, लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। सारी नई जनरेशन, सारे नर्ड्स, सारे समझदार लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। या कोई और नया वर्जन आ गया एआई सर्च का और आप उसको यूज़ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप तो पुराने आदमी हैं, आप खाली अपनी उसी चीज़ को पसंद करते हैं जो पुरानी वाली चीज़ है। तो आप अभी भी बैलगाड़ी चला रहे हैं जबकि दुनिया चली गई कार पे या हवाई जहाज़ पे। यही होता है जब आप एक किसी से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि आपको मन ही नहीं करता है कुछ और एक्सप्लोर करने का। और ऐसे ही बनते हैं कट्टरवाद। हमारे किताब में लिखा है, हमारे गुरुजी ने कहा है, तो इसलिए सही, यही सही है, बाकी सब गलत है। ये बहुत धीरे धीरे होता है। लास्ट पॉइंट है आज का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को रीगेन करें। जब आप चलें, स्पेशली अगर कोई आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल लगे आपको, तब तो और बच बच के उससे सीखें। बिकॉज आपका गुरु आप हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप है। जैसे आपका पेट दर्द आपका है, इसलिए आपका इलाज भी आपका ही होगा। मतलब जब ठीक होगा तो आप ही का पेट ठीक होगा। ऐसे ही जब तक आप अपने आप को नहीं समझदार बना पा रहे हैं, देन यू शुड यूज इन्फ्लुएंशियल पीपल, गुरुज, विथ ग्रेट कॉशन। जैसे एक दवाई खाते हैं ना, तो सोच समझ के खाते हैं कि कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, उसकी डोसेज क्या है। नहीं तो दवाइयों की एडिक्शन हो जाती है, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। और ये सबसे खतरनाक दवाई हैं स्पिरिचुअल टीचर्स, बिकॉज वो एक लार्जर देन फिगर है, उनके पास सारे आंसर्स हैं एंड हम उनके सामने ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा। गुड क्वेश्चन कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि सही क्या है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सही मैंने अपने दिमाग से सोचा है कि मैंने अपने पापा के हिसाब से सोचा है? कैसे पता चलेगा? पहली बात तो जब कोई चीज़ सही डिसीजन लेंगे तो कन्फ्यूजन तुरंत ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई ज़मीन खरीदी और वो ख़राब ज़मीन निकली, मेरा नुकसान हुआ, तो वो गलत डिसीजन था, ये मुझे पता चल गया। अब इसके बाद उस डिसीजन से मैं सीख गया। खतरा तब है जब मुझे गलत डिसीजन सही लग रहा है। कैसे पता चलेगा कि मेरा डिसीजन गलत है? आपको पूछना पड़ेगा कि इससे मेरा क्या नुकसान हुआ, और आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो नुकसान हुआ क्या मैं उसको बचा सकता था? देखिए, जब भी आप डिसीजन लेंगे ना, तो आप रिस्क लेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। और वो जब गलत हो जाएगा तो हमको टेंडेंसी है जस्टिफाई करने की, हैबिट है, आदत है कि हम अपनी गलत चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। जैसे अगर मैंने प्लॉट लिया और वो ख़राब प्लॉट मिला, तो मैं बोलूँ अरे मेरी गलती नहीं है, वो तो अखबार वालों ने ऐड दिया था इसलिए, तो वो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। जब आप अपने डिसीजंस को की कमियां नहीं खोजते, तो आप गलत तरीके से डिसाइड कर रहे हो। आस्क व्हाट इज रॉन्ग इन माई डिसीजंस, व्हाट कैन गो रॉन्ग। इसलिए जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में प्रोडक्ट बनाने के लिए कहती हैं। यही तो पूरी खोज है बायसेस की, बीडीएम की। मेरा मन कर रहा है कि मैं हीरो बनना चाहता हूं, लेकिन ये एक बायस है, ये सर्वाइवरशिप बायस है। सो ट्राई टू फाइंड, जैसे नहीं हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, कोई मजबूत सामान, जैसे हाँ टेबल ले लिया, बेड ले लिया, कोई सामान ले लिया, तो उसको हम देखते हैं कि ये मजबूत है कि नहीं। शीशे को जब लेते हैं तो उसको हम तोड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई मजबूत लेते हैं तो उसको हम हिला डुलाकर चेक करते हैं। बेड पर लेट कर देखते हैं कि इसमें आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो अपने डिसीजंस को ऐसे देखिए कि क्या ये मजबूत है, क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है मुझे रात को 12 बजे कहीं दोस्त के साथ घूमने जाना है,
ये तो आपको गलत लग रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा था सही है तो, या दोस्त के साथ ड्रिंक करना है मुझे, उसमें जो आदमी इमोशन से सोच रहा है वो तो कभी पूछेगा ही नहीं, वो लगेगा नहीं 5 मिनट घूम के तो आ रहा हूँ बस। लेकिन जो बच्चा ये पूछेगा कि इसमें गलत क्या क्या हो सकता है, अगर मैं ड्रिंक करके बाइक चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बिजनेस में एक वॉरेन बफेट नाम के इन्वेस्टर में बोलते हैं, नेवर ट्राई टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ रिवर विथ योर बोथ फीट। मतलब ये जब आप कोई स्टेप लेते हो तो ये सोच के चलो कि अगर ये खराब हो जाए, कंप्लीटली खराब हो जाए, तो क्या होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब मैं ओशो को पढ़ता था, कल एग्जाम है और मैं आज क्या पढ़ रहा हूं, ओशो की बुक पढ़ रहा हूं, कहानी वाली। ये थी, आई शुड हैव आस्क्ड कि अच्छा आज अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो कल मेरा क्या होगा। आस्क रॉन्ग थिंग्स अबाउट योर डिसीजन, कि गलती क्या होगी, उसके अगेंस्ट में आप सर्च करिए, और अगर जितनी कमियां मिले उतना ही चौकन्ने हो जाइए। अभी मम्मी आ रही थी ऊपर बाहर, उनकी आवाज़ सुनी थी, आ करके चिल्लाई थी, चिल्लाई। मैंने कहा क्या हुआ, नीचे देखा तो पत्ता था। लेकिन अच्छा हुआ चिल्लाई, क्योंकि यहाँ पर जंगल में है, सांप बिच्छू या कोई जानवर तो गिर सकता है ना। मालूम बड़ा पी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सांप आया है बैठा है तो काट ही लेगा। अपने सारे डिसीजंस के लिए बी डाउटफुल, डोंट बी कॉन्फिडेंट अबाउट डिसीजंस ऑफ विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ये तो अच्छी चीज़ है हमारे ब्रेन की, कि जहाँ पर डाउटफुल होना चाहिए वहाँ पर वो डाउटफुल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं, इसको बोलते हैं अथॉरिटी बायस, कि हमारे गुरुजी ने कहा है डिसीजन सही है तो सही है, पापा ने कहा है ना, पापा ने कहा है शराब पीना है तो पीना है। जैसे आपका दोस्त बोलता है, मैं थोड़ी पी रहा हूँ, पापा ने अपने हाथ से पिलाया था मुझे। मान लीजिए किसी दिन मैं बोलता हूँ श्रीश जाओ तुम 5 लाख का लैपटॉप खरीद लो, मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या घर में ये जस्टिफाइड है। बट अगर पापा बोल रहे हैं तो देखिए, मेरा भी हो सकता है ब्रेन कभी कमज़ोर हो जाए, नशे में हो, बेहोश हो, बीमार हो। इसलिए हम सबको ऐसे सोचना चाहिए जैसे वी आर कंप्यूटर्स। आपके पास भी रैम है, प्रोसेसर है, आपके पास भी रैम प्रोसेसर है। हो सकता है आप फ्रेश हो तो आप अलग तरीके से सोच पा रहे हो सकता है मेरे पास ढेर सारा मेमोरी है, एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, तो मेरा मेमोरी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यंग हो तो आपका यंग एनर्जी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज यूज़ लॉट्स ऑफ डाटा। सही डिसीजंस के लिए डाटा लो, ढेर सारा डाटा। डाटा मतलब लोगों से बात करो, डिस्कस करो। इसी तरह से आजकल एक नई साइंस आई है, साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं, कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कौन कौन से नए लॉज बनेंगे। वो बहुत ही फंटास्टिक एक नया टाइप का बिजनेस आ रहा है दुनिया में, कंप्यूटर्स की वजह से, एआई की वजह से। तो ये आपका डिसीजन कैसे पता चले सही है कि नहीं, ऑलवेज आस्क एंटी डिसीजंस, कि उसके अगेंस्ट में क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसका नुकसान क्या होने वाला है।